चलिए आज हम लोग बात करेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम पर। एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यम से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग हैं कि सोचते ही रहते हैं, ठीक है। ठीक इस श्लोक के भाव को आज के संदर्भ में कहा जाए तो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। ये जो मैंने स्टेटमेंट कहा श्लोक से लेकर यहाँ तक, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान ये वक्तव्य दिया था। अपने भाषण में इन वाक्यों का प्रयोग किया। क्या उन्होंने क्या कहा? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। उद्यम से ही कार्य की सिद्धि की प्राप्ति होती है, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग हैं कि सोचते ही रहते हैं। इस श्लोक के भाव को थोड़ा बदलकर आज के संदर्भ में कहा जाए, उनका ही वक्तव्य बोल रहे हैं। तो एमएसएमई से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। किससे? एमएसएमई से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज से। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि प्रधानमंत्री एमएसएमई का क्या इंपॉर्टेंस है भारत के संदर्भ में, वो बता रहे थे। शुरुआत वहीं से उन्होंने किया, ठीक है, कि भारत को अगर मजबूत होना है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास को पहुंचाना है, विकास का लाभ पहुंचाना है, समावेशी विकास करना है, सतत विकास करना है, समाज को मजबूत करना है, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को मजबूत करना है, तो एमएसएमई पर ध्यान देना पड़ेगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक आज यही है, इसी पर डिस्कस करेंगे। हेडिंग बनाइए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम। हेडिंग बना लिए? क्या है आज का विषय? लोकप्रिय नाम इसका क्या है? एमएसएमई। फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम, ठीक है। कलेक्टिवली इसको स्मॉल इंडस्ट्री भी कहा जाता रहा है, लघु उद्योग नहीं, इसको लघु उद्योग भी कहा जाता रहा है। तो इसकी महत्ता इस बात से समझिए, थोड़ा उदाहरण देते हैं आप लोगों को, ये कितना महत्वपूर्ण है। अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए, क्या क्या दिख रहा है? क्या क्या दिख रहा है? हाँ, अपना शर्ट दिख रहा है, पैंट दिख रहा है, कलम दिख रहा है, मोबाइल दिख रही है, कैमरा दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, फैन दिख रहा है, पेन दिख रहा है, बैग दिख रहा है, और कुर्सी दिख रहा है, कप दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, ट्यूब दिख रहा है। जितनी चीजें आपको चारों ओर दिख रही है, सारा प्रोडक्ट है किसका? एमएसएमई का। समझ आई बात? ठीक है। एक आकलन के अनुसार लगभग 6500 प्रोडक्ट्स जो हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो एमएसएमई के द्वारा बनाए जाते हैं। ये महत्ता है एमएसएमई की। तो अगर आत्मनिर्भर होना है भारत को, तो किस पर जोर देना पड़ेगा? एमएसएमई पर। क्योंकि एमएसएमई सोने उठने से लेकर और सोने तक आप जिन भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से अधिकांश किससे जुड़ा हुआ है? एमएसएमई से। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 100% जो भी चीजें के इस्तेमाल करते हैं। अब खाना खाइए, होटल,
सिनेमा, मोटरसाइकिल, साइकिल, पर्यटन, सारा जुड़ा हुआ है किससे? एमएसएमई से। तो एमएसएमई का ये महत्व है। और एमएसएमई कहीं भी खोला जा सकता है, कहीं भी खोला जा सकता है, गांवों में भी, ठीक है। तो एमएसएमई का ये महत्व है। और एमएसएमई का महत्व तब और भी देखा गया जब कोविड-19 पिछले 100 साल का की सबसे भयानक आपदा हमारे सामने आई। हमारे सामने ही नहीं, पूरे विश्व मानव समाज के सामने कोविड-19 आया ना। और कोविड-19 जब आया तो पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ भी मास्क, पीपी किट्स, सैनिटाइजर, ठीक है। सैनिटाइजर पहले बहुत कम लोग यूज करते थे, ठीक है। भारत में तो सैनिटाइजर को शायद ही यूज करते हो कोई, हॉस्पिटल्स में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जनरली लोग यूज नहीं करते थे, नाम भी नहीं जानते होंगे। मास्क भी नहीं यूज करते थे, ठीक है। गाँवों में तो मास्क को लोग क्या कहते हैं, हाँ, व्यंग्य का विषय बना दिया था कि बहुत दिनों तक इंसानों ने बैल और घोड़ा के मुंह में जाबी लगाया। अब ये प्रकृति दिखा रही है, इंसान को खुद मुंह में लगाना पड़ रहा है। ये मजाक का विषय बना दिया था मास्क का। लेकिन शुरुआत में तो मास्क और पीपी किट्स, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर की डिमांड बहुत थी, जरूरत भी थी, ठीक है। और हम लोग चीन से मंगा रहे थे तो चीन घटिया माल दे रहा था। तब बीड़ा उठाया मास्क, पीपी किट्स, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर का किसने बीड़ा उठाया? एमएसएमई ने। और कुछ ही समय रिकॉर्ड उत्पादन होने लगा हमारे यहाँ से। और इन चीजों के मामले में हम आत्मनिर्भर ही नहीं हुए बल्कि एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये एमएसएमई का महत्व है। अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है, भारत को सशक्त होना है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। अगर उसको अभी छोड़, सबका साथ सबका विकास, अगर इसको जमीन पर उतारना है तो जोर देना पड़ेगा किसको? किस पर? एमएसएमई पर। इस पर जोर दिए बगैर अगर जोर नहीं देंगे तो क्या होगा? गणेश जी चाइना का, भगवान बुद्ध चाइना का, दिवाली की बत्ती चाइना की, समझ आई बात? सब कुछ चाइना का दिखने लगेगा। तो एमएसएमई पर जोर देना जरूरी है, ठीक है। तो इसी एमएसएमई पर हम लोग बात करेंगे। एमएसएमई ये कितना महत्वपूर्ण है वो समझ ही गए होंगे आप लोग, ठीक है। एमएसएमई के बिना इकोनॉमी में सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता कभी भी नहीं आ सकती है। और जो देश आत्मनिर्भर नहीं है उसकी संप्रभुता, उसकी स्वायत्तता, उसकी गरिमा अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रहेगी, ठीक है। तो हर एक क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर होना है। और आत्मनिर्भर ही नहीं होना है, क्या करना है? लोकल को ग्लोबल बना देना है। अब हमारा क्या ये एम है? हाँ, वोकल फॉर लोकल, और लोकल को ग्लोबल बना देना है, ठीक है। ग्लोबल प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करना है, लोकल को ग्लोबल बना देना। उद्यमी भारत कार्यक्रम में ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनको ग्लोबल बनाया जा सकता है। बहुत तरह के उत्पाद हैं जिनको ग्लोबल बनाया जा सकता है। बहुत तरह के फूड आइटम हैं जिनको ग्लोबल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी एमएसएमई पर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले एमएसएमई की परिभाषा, सरकार ने जो एमएसएमई की परिभाषा तय किया है, ठीक है, समय समय पर उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन हुआ है। तो हम अतीत में नहीं जाएंगे, वर्तमान में जो परिभाषा है वो परिभाषा कोविड-19 के दौरान तय की गई थी। आप लोग को याद होगा कोविड-19 का के दौरान जो लॉकडाउन लगा था पहला, उसी क्रम में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी और माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए पैकेज की घोषणा की गई थी। और उस समय गूगल मीट पर हम पढ़ाए भी थे एमएसएमई को पैकेज दिया गया था। उसी दौरान एमएसएमई की सुविधा के लिए एमएसएमई की परिभाषा में भी संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया तो वो लिखिए, ठीक है। एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया गया। नई परिभाषा के अनुसार
एमएसएमई की परिभाषा, नई परिभाषा। पहले जो था विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए एमएसएमई की सीमा अलग अलग तय की गई थी। ठीक है, अब जो है एक ही कर दिया, अब कर दिया एक ही। लिखिए, कोविड-19 जनित आपदा के क्रम में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। और इसी क्रम में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया गया था। एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार दे दिए, उसके बाद कॉमा दे के नीचे पैरावाइज लिखिए। ये एक मिनट और बता दे रहे हैं आप लोगों को, ये एमएसएमई जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी। कोई पीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, एमएसएमई बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितना अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का या किसी भी देश की इकोनॉमी का ये बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। गांधी जी क्या करते थे, भारत को मोक्ष लघु उद्योग से ही मिलेगी। मोक्ष, मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष एक, मान लीजिए एक अवधारणा है जिसका तात्पर्य क्या होता है, हर एक तरह के संकट से मुक्त होना, किसी भी तरह के जीवन के तनाव है सबसे मुक्त कर देना, मुक्त हो जाना, क्या है मोक्ष की अवस्था, यही है ना। तो गांधी जी का यही कहना था कि अगर भारत को मोक्ष मिलना है तो किससे मिलेगा? लघु उद्योग से, बृहत उद्योग से नहीं मिलेगा, क्योंकि बृहत उद्योग सभी को रोजगार नहीं दे सकता है, सभी की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती है, लेकिन एमएसएमई तक सभी की पहुंच हो सकती है। ठीक है, और एक कॉटेज इंडस्ट्री होता है, ये भी सुन लीजिए। कुटीर उद्योग नाम सुने होंगे, तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है? कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री। एमएसएमई को बहुत दिनों तक या अभी भी लघु उद्योग कहा जाता है, नहीं समझे? ये तीन तरह के उद्योग की चर्चा है ना इसमें, एमएसएमई में, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। लेकिन कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? लघु उद्योग कलेक्टिवली कहा जाता है ना। और लोग अब मानने भी लगे हैं कि लघु उद्योग का मतलब क्या? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम। ठीक है, पहले केवल स्मॉल इंडस्ट्री बोल के सभी स्मॉल इंडस्ट्री शब्द से ही सभी काम चल जाता था, तीनों के बारे में लोग सोच लेते थे। तो स्मॉल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री में अंतर क्या है? कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है? तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में, ठीक है, कहीं पर लिख लीजिए सिंपल, कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री। और एमएसएमई या लघु उद्योग, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिंपल अंतर है। इसमें जो है ट्रेडिशनल, परंपरागत, क्या परंपरागत उपकरणों का इस्तेमाल होता है। परंपरागत उपकरणों, परंपरागत उपकरण समझ है ना? बीड़ी बनाने का या कताई का, ठीक है, पुराना जो उपकरण चला रहा है सैकड़ों, 100, 200, 400 साल से, वो समझ आई बात। और इसमें आधुनिक उपकरण,
आधुनिक मतलब ये नहीं कि कल जो लॉन्च हुआ वही, मतलब वनस्पत कंपैरेटिवली आधुनिक उपकरण। और इसमें कॉटेज इंडस्ट्री नाम ही है, कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग। तो इसमें जो लेबर होगा वह घर का होगा, क्या, घरेलू श्रम। मुख्य अंतर यह है, घरेलू श्रम। इसमें पहाड़ी। तो घर में भी लोग आधुनिक उपकरण ला सकते हैं, घर में भी आधुनिक उपकरण नहीं ला सकते हैं। तो बेसिक अंतर यही है, घरेलू है ये, घरेलू हो गया तो कॉटेज हो गया अपने घर का। पहले क्या था, पहले जो प्रोडक्ट बनाए जाते थे वो कहाँ, कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में, घर घर में। ठीक है, हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था थी वो क्या था, व्यवसाय से जुड़ा हुआ था ना, कॉटेज इंडस्ट्री ही थी। परिणाम था बेरोजगारी का कंसेप्ट नहीं था। अरे जो ब्राह्मण के घर में पैदा लिया उसका रोजगार तय है, जो क्षत्रिय घर में पैदा लिया उसका रोजगार तय है, वैश्य के घर में पैदा लिया उसका रोजगार तय है। ठीक है, डिफरेंट। और इसलिए बार्टर सिस्टम था, गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होता था। आप पूजा कराइए, हम आपको धान दे देंगे, सेविंग कर देंगे, मिठाई दे देंगे, समझो, आप पढ़ाइए, आप ये कीजिए, बार्टर सिस्टम था। और कहा जाता है भारतीय गांव क्या होता था, आत्मनिर्भर। कुछ ही चीज था, जैसे नमक हो गया, समुद्री नमक आता था तो मंगाना पड़ता था, लोहा वगैरह कुछ। बाकी मामलों में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कताई बुनाई करने वाला भी था वो, क्या कहते हैं, तंतुवाय, हाँ, कपड़ा वो बुनने वाला, बर्तन बनाने वाला, फर्नीचर बनाने वाला, मिठाई बनाने वाला, कुछ भी चीज बाहर से नहीं लाना है। और ये जो इसको कहा जाता था जजमानी सिस्टम, क्या कहा जाता था, जजमानी सिस्टम। इसको तोड़ दिया। तोड़ने में किसकी भूमिका रही, रेलवे की। रेलवे जब आया तो क्या किया, बाहर का माल बना हुआ, इंग्लैंड का माल बना हुआ गांव गांव तक पहुंचा दिया। अब जो ग्रामीण स्तर पर जो बनाया जाता था उसको, उसकी पूछ धीरे धीरे खत्म हो गई, नहीं हो गई। ठीक है, तो अब गांव की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। खैर, आत्मनिर्भरता खत्म होना भी चाहिए था। ठीक है, वो जो सामाजिक आर्थिक ताना बाना था उसमें बहुत सारे दोष थे। हर एक गांव अपना यूनिट होता था। ठीक है, और छोटे छोटे राज्यों में भारत बदला हुआ था, तब्दील था। ठीक है, संगठित नहीं था। तो वो बीते दिनों की बात है। हम बता रहे थे कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री, अंतर समझ गए ना, बेसिक अंतर ये। तो कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसलिए बता दिया मैंने। अब ये एमएसएमई की परिभाषा के ये क्या लिखे थे, जिसके अनुसार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में, जिसके अनुसार, कॉमा दे दो, नीचे लिखो, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम के लिए निवेश और टर्नओवर, टर्नओवर मतलब कारोबार, सालाना कारोबार जो की हुआ, की सीमा तय की गई। निवेश और टर्नओवर, टर्नओवर लिख लीजिएगा ना, की सीमा तय की गई। अब फिर पैरा वाइज लिखिए या फिर पॉइंट वाइज। सूक्ष्म उपक्रम के लिए निवेश 25 लाख और टर्नओवर 5 करोड़ से कम निर्धारित की गई। 5 करोड़ से कम निर्धारित की गई।
ठीक है। पहला चेंज, लघु उपक्रम के लिए निवेश सीमा 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ से कम निर्धारित की गई। पहला चेंज। अब बचा कौन? मध्यम उपक्रम। मध्यम उपक्रम के लिए निवेश सीमा 50 करोड़ पहले 20 करोड़ था, फिर बढ़ा के 50 करोड़ किया गया। आइए आइए आइए, बहुत जल्दी आइए। 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ से कम निर्धारित की गई। सूक्ष्म के लिए कितना निवेश? 25 लाख और टर्नओवर 5 करोड़। लघु के लिए निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर। मध्यम के लिए टर्नओवर, ये भी बना लीजिए। ये टीओ टर्नओवर है, टर्नओवर है, गड़बड़ाइएगा नहीं। जल्दी बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ नहीं, कितना देर लगेगा? अब देखिए, इसको एक सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है। एग्जाम में चुनौती यही होती है ना कि कम समय में कैसे लिखा जाए। तो सिंपल एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार विनिर्माण और सेवा दोनों ही क्षेत्र में सूक्ष्म उपक्रम के लिए निवेश, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम के लिए निवेश सीमा क्रमशः 25 लाख, 10 करोड़ और 50 करोड़ तय की गई तथा टर्नओवर क्रमशः 5 करोड़, 50 करोड़ और 250। हो गया? याद यही रखिएगा, लिख लीजिए ये भी।
आपके पास नोट्स होना काफी नहीं है। राइटिंग, आर्ट ऑफ राइटिंग बहुत जरूरी है मेंस निकालने के लिए। नोट्स तो होता ही है। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार, परिभाषा भूलिएगा नहीं, हर तरह से लिखा रहे हैं, पीटी में भी पूछा जाता है कभी कभी। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए निवेश सीमा क्रमशः $25 लाख, 10 करोड़ और 50 करोड़। 25 लाख, 10 करोड़ और 50 करोड़ तय की गई। तथा टर्नओवर क्रमशः $5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़ तय की गई। ठीक है। अब यहां एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो 25 लाख है इसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। कितना? 1 करोड़। ठीक है, समझ में आई बात? तो जहां जहां 25 लाख है ब्रैकेट में 1 करोड़ लिख दीजिए, या अब 1 करोड़ हो ही गया है। हाँ, 1 करोड़ ही लिखिए। 25 लाख जहां जहां है ना उसको 1 करोड़ कर दिया गया है। सूक्ष्म के लिए निवेश 1 करोड़। नहीं समझे? बस एक ही जगह चेंज कर। क्लियर है? इसमें भी 20 और 100 था, 20 करोड़ और 100 करोड़ बढ़ाकर 50 करोड़ 250 करोड़ किया गया। इसे 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया। क्लियर हो गया? 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़। ठीक है। अब एमएसएमई की परिभाषा तय हो गई। कितना है? माइक्रो के लिए निवेश सीमा 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल के लिए निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़, और मीडियम के लिए 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। क्लियर है? और बहुत जगह जहां अपडेट नहीं है वहां 25 लाख ही लिखा है, इसलिए हम पहले लिखवा के काटे हैं। ध्यान में रखिएगा, ये बढ़ाकर कितना किया गया है? 1 करोड़। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एमएसएमई की भूमिका क्या है इकोनॉमी में। क्या इकोनॉमी में भूमिका क्या है, इसका महत्व क्या है, योगदान क्या है, और उसके बाद इसके साथ समस्याएं क्या है। ठीक है, और सरकार क्या प्रयास कर रही है। क्या क्या पढ़ना है एमएसएमई के साथ, योगदान इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन, और समस्या, चैलेंजेज, चुनौतियां, इशूज क्या है एमएसएमई के साथ, और सरकार प्रयास क्या कर रही है। ठीक है, सरकार बहुत बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है और काफी कुछ योजनाएं चला रखी है सरकार ने। खुद प्रधानमंत्री इसमें एमएसएमई में गहरी रुचि ले रहे हैं।
तो सबसे पहले चलिए एमएसएमई की भूमिका, अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका, योगदान। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका या सीधे विकास में एमएसएमई का योगदान, एमएसएमई का महत्व। ठीक है, तो ये एमएसएमई का क्या योगदान है? अभी आपने सुना 6500 से अधिक प्रोडक्ट कौन बनाता है? एमएसएमई। ठीक है, इसी तरह जीडीपी में भी इसकी भूमिका है, निर्यात में भी भूमिका है, और कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार देने वाला यह क्षेत्र है। कौन सा? एमएसएमई। ठीक है, तो पहला योगदान लिखिए, पहला पॉइंट वाइज लिखिएगा। जीडीपी में लगभग 30%। डेटा आगे पीछे होता रहता है, इसलिए हम लगभग लगाएंगे। जीडीपी में लगभग 30%। सत्रह 18 में 29.7% था। ठीक है, तो वो घटता बढ़ता रहेगा। जीडीपी में मोटा मोटी कितना? 30%। ठीक है, प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का 1/3 जो है एमएसएमई से निर्मित होता है। 1/3 एमएसएमई से निर्मित होता है, तो 30% मान सकते हैं। निर्यात में जीडीपी में मैंने कितना कहा? लगभग 30%। निर्यात में लगभग 50%। क्या आ गया भाई? निर्यात में लगभग 50%। ठीक है, रोजगार में 45%। कुल औद्योगिक इकाई, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जितने हैं इंडिया में, उसमें 95% एमएसएमई है। क्या है? 95% लिखिए। कुल औद्योगिक इकाइयों में 95% एमएसएमई है। नेक्स्ट पॉइंट, दैनिक मूलभूत जरूरतों से संबंधित लगभग 6500 प्लस उत्पाद एमएसएमई के द्वारा तैयार किया जाता है। दैनिक मूलभूत जरूरतों से संबंधित लगभग 6500 उत्पाद एमएसएमई के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा ये लिख दीजिए। हाल में कोविड-19 आपदा से
निपटने के क्रम में मास्क पीपीई किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पीपीई किट्स, सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड समझ है ऐसे, फेस शील्ड, वेंटिलेटर्स, फेस शील्ड्स, वेंटिलेटर्स इत्यादि की जरूरतें एमएसएमई के द्वारा ही पूरी की गई। आरंभ में स्थानीय स्तर पर इनकी उपलब्धता नगण्य थी। इनकी उपलब्धता नगण्य थी। आयात के द्वारा इनकी कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया। लेकिन आयातित उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर नहीं थी। आयातित उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर नहीं थी। इस प्रकार यह नई चुनौती के रूप में देश के सामने था। ठीक है, इस चुनौती को एमएसएमई ने स्वीकार किया। और शीघ्र ही इन उत्पादों की इन वस्तुओं का रिकॉर्ड उत्पादन स्थानीय स्तर पर होने लगा। रिकॉर्ड उत्पादन स्थानीय स्तर पर होने लगा। स्थानीय स्तर मतलब देश में ही। और ये स्थानीय स्तर पर उत्पादन ही नहीं होने लगा, बल्कि हम लोग निर्यात भी करने लगे। ठीक है, उसके बाद लिखिए, कृषि के बाद किसी के बाद नहीं, कृषि के बाद रोजगार एवं पूरक आय प्रदान करने की दृष्टि से रोजगार एवं पूरक आय समझ रहे हैं ना? पूरक आय, जो काम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ करके कमा लेना पूरक आय हो गया। पूरक आय प्रदान करने की दृष्टि से, पूरक आय समझे,
जैसे किसान खेती कर रहा है और जाके खादी से जुड़ा हुआ संस्था कहीं है तो वहां थोड़ा सा सूद काट दिया, पैसा कमा लिया, नहीं समझे? हाँ, खादी एवं ग्रामोद्योग जो है भारत का, प्रधानमंत्री का भाषण ही हम पढ़ रहे थे, उसमें जो डेटा उन्होंने दिया है उसके अनुसार 1 लाख करोड़ का टर्नओवर हो गया है खादी एवं ग्रामोद्योग का। उसमें एमएसएमई है ना, सब छोटे छोटे लोग मतलब गांव गांव में महिलाएं या बहुत सारे लोग जुड़े हुए ना खादी एवं ग्रामोद्योग से, प्रोडक्ट तैयार करके भेजते हैं। खादी की बिक्री बढ़ी है। खादी मॉल दिखता है कहाँ? पहले दिखता था, याद है खादी मॉल? पहले कभी देखे थे खादी मॉल? अब सुनते हैं कि नहीं? जाइए, आपको मॉल जैसा लगेगा कि हाँ मॉल में आए हैं। ठीक है, जो कुछ मॉल में आप देखते होंगे सारा कुछ मिलेगा वहां, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, खादी का हम भी पहने हुए हैं और शायद इतना आरामदेह कोई भी कपड़ा, हमको लगता है दुनिया में इतना आरामदेह कोई कपड़ा नहीं होगा और इंडियन क्लाइमेट के अनुकूल है, इंडियन क्लाइमेट के बिल्कुल अनुकूल है। खैर चलिए, तो कृषि के बाद रोजगार एवं पूरक आय प्रदान करने की दृष्टि से एमएसएमई दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में लगभग 12 करोड़ लोग एमएसएमई में कार्यरत हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 11 करोड़ के आंकड़ा की चर्चा किया है। 12 करोड़ 120 मिलियन लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं या कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और देखिए, मान लीजिए कोई युवा है जो उद्यम खड़ा करना चाहता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार चाहता है, तो क्या करेगा? कहां से शुरू करेगा? बृहत उद्योग से, एमएसएमई से ही। स्टार्टअप जितना है वो एमएसएमई से ही, नहीं समझे? स्टार्टअप्स लगभग जितना है सब क्या है? एमएसएमई से ही। तो एमएसएमई जो है वह स्वरोजगार का आधार है। देखिए, एमएसएमई भारत जैसे देशों में स्वरोजगार का क्योंकि इसके लिए जो पूंजी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी चीजें हैं, मार्केट चाहिए, वो आसानी से युवा को, किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, मतलब कंपैरेटिवली बृहत उद्योग की तुलना में। ठीक है, स्वरोजगार का। और कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए बृहत उद्योग में या कई उद्योगों में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, मतलब पूंजी चाहिए टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन बहुत सारे एमएसएमई ऐसे हैं जिसमें तकनीकी की जगह लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। समझ आई बात? लिखिए, एमएसएमई में नेक्स्ट पॉइंट, प्रायः श्रम प्रधान उत्पादन विधियों का प्रयोग करके एमएसएमई में प्रायः श्रम प्रधान उत्पादन विधियों का उपयोग करके देखिए, थोड़ा सा लगता है आप लोग नहीं समझ रहे हैं। कपड़ा बनाने का एक तरीका ये भी है, एक प्लांट बैठा दिया जाए, पूंजी अधिक लगेगी ना। दूसरा तरीका ये है, समझ में आई बात? तो इसमें क्या पैसा लगेगा? ज्यादा नहीं लगेगा, तो आपकी कम लगेगा उसकी तुलना में,
कुछ नहीं है। समझ आई बात? तो ये तो सभी लोग खरीद सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। तो अगर पैसा नहीं है तो 50 आदमी को खड़ा कर दिए गए, सबको दे दिया गया चरखा या वो कताई वाला, और सब अपना काटते हैं सूत। चलिए, इन उद्योगों में प्रायः श्रम प्रधान उत्पादन विधियों का प्रयोग करके पूंजी निवेश की समस्या का समाधान किया जाता है। लिख लिए। अगर पैसा नहीं है तो 50 आदमी को खड़ा कर दिया गया, सबको दे दिया गया चरखा या कताई वाला, और सब अपने हाथ में। चलिए, उद्योगों में प्रायः श्रम प्रधान उत्पादन का प्रयोग करके पूंजी निवेश की समस्या का समाधान किया जाता है। आगे बढ़े। औद्योगिक विकेंद्रीकरण और संतुलित औद्योगिक विकेंद्रीकरण और संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास में एमएसएमई सहायक हैं। स्थानीय मांगों के अनुसार सभी क्षेत्रों में सुविधानुसार एमएसएमई को स्थापित किया जा सकता है। लिख लिए? इसका लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय पूंजी और उद्यम का उपयोग। स्थानीय पूंजी और उद्यम का उपयोग देश के विभिन्न भागों में, इसको थोड़ा डील कीजिए, देश के विभिन्न भागों में ऐसे बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं जिनकी मांग बड़े उद्योगों द्वारा नहीं की जाती, जिनकी मांग बड़े उद्योगों द्वारा नहीं की जाती है। इसके अलावा कुछ साधन बड़े उद्योगों की पहुंच में नहीं होते। लघु उद्योग या एमएसएमई इन साधनों को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। लघु उद्योग मतलब एमएसएमई, दोनों में से कोई एक लिखिए। एमएसएमई इन साधनों को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं, जैसे
कस्बों के उद्यमियों की क्षमता का उपयोग, कस्बों के उद्यमियों की क्षमता का उपयोग एमएसएमई में ही हो सकता है। इसी प्रकार बड़े शहरों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली बचतों को बड़े उद्योगों के लिए संचित कर पाना संभव नहीं होता। संचित कर पाना संभव नहीं होता, परंतु उनकी सहायता से एमएसएमई की स्थापना की जा सकती है। एमएसएमई की स्थापना की जा सकती है। लिखिए आगे। आजादी के बाद भारी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना इस बात का प्रमाण है कि बिजली, तकनीकी ज्ञान तथा साख क्रेडिट आदि की सुविधाएं मिल जाने पर अनेक निष्क्रिय साधनों का उत्पादन कार्यों के लिए उपयोग होने लगता है। ठीक है, आगे लिखिए। तो क्या हुआ औद्योगिक विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से एमएसएमई कितना पॉइंट हो गया? 11 चला गया। 8वां क्या लिखा है? औद्योगिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से उपयुक्त है संतुलित क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के दृष्टिकोण से ये उपयुक्त है। मान लीजिए जहां पर बृहत उद्योग नहीं है तो एमएसएमई को खड़ा करके औद्योगिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। नवा क्या बताया? स्थानीय पूंजी और उद्यम का उपयोग, और क्या बताया? श्रम का उपयोग होता है पूंजी की कमी को श्रम के द्वारा पूरा किया, यही ना? और क्या लिखा है?
हो गया ना। इसके बाद लिखिए, इससे जो है अगर मान लीजिए स्टार्टअप कोई करता है न्यू आइडिया के साथ, नव प्रवर्तन करना, इनोवेटिव आइडिया के साथ कुछ करना चाहता है कोई, तो एमएसएमई से ही शुरू करेगा ना। तो नवोन्मेष या नव प्रवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है। क्या? नव प्रवर्तन या नवोन्मेष, इनोवेशन, स्टार्टअप, नवोन्मेष को प्रोत्साहन, स्टार्टअप कहिए, नव प्रवर्तन कहिए, या जो लिखिए, एमएसएमई महत्वाकांक्षी युवाओं, महत्वाकांक्षी युवाओं, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को नवीन उत्पादों को विकसित करने, नवीन उत्पादों को विकसित करने, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकास को गति देने का अवसर प्रदान करता है। विकास को गति देने का अवसर प्रदान करता है। परिणामतः भारतीय एमएसएमई, परिणामतः भारतीय एमएसएमई देश की आर्थिक प्रणाली की नींव के रूप में कार्य करता है। आर्थिक प्रणाली की नींव के रूप में काम करता है। नींव, बुनियाद, शुरू में ही मैंने कहा ना, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, नींव, प्राणवायु। अरे बड़े उद्योग है तो बड़े उद्योग को छोटे छोटे पार्ट कौन देगा? एमएसएमई देता है ना, सारा पार्ट खुद ही बनाता है। टाटा कोई मान लीजिए ट्रैक्टर बनाता है या कार, तो सारा पार्ट खुद ही बनाता है, असेंबल करता है ना। तो एमएसएमई के बिना ये विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर विकास होगा भी तो समावेशी विकास। समावेशी विकास का तात्पर्य क्या? सबका साथ सबका विकास, सबको शामिल करते हुए सबका विकास। ठीक है, जो वंचित है, उपेक्षित है, उनको भी विकास की धारा में शामिल करना, इंक्लूड करना, इंक्लूसिव ग्रोथ है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ अगर होना है इंडिया में, समावेशी विकास अगर होना है इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होना है, वंचित लोगों का भी विकास होना है, तो बृहत उद्योग से नहीं होगा। वो किससे होगा? वो एमएसएमई से। और एमएसएमई जगह जगह स्थापित हो सकता है ना, तो जगह जगह वो रोजगार दे सकता है। बड़े बड़े उद्योग कितने रोजगार दे सकते हैं? बड़े उद्योग में अधिक से अधिक पूंजी चाहिए रोजगार देने के लिए। ठीक है, चलिए क्या कुछ बोल रहे थे कोई? बड़े उद्योग में एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत होती है। एक आंकड़ा है
एक व्यक्ति को रोजगार देने के लिए कितना? 5 लाख। और 5 लाख में एमएसएमई कम से कम 10 लोगों को रोजगार दे सकता है। नहीं समझे? 5 लाख का कोई बिजनेस खड़ा कीजिए जो जिसमें लेबर इंटेंसिव हो, लेबर का ज्यादा यूज हो। अपने चारों ओर थोड़ा नजर दौड़ाइए ना, शहर में आपको मिल जाएगा। तो कम से कम 10 लोगों को रोजगार मिल जाता है, कम से कम, मतलब अधिक ये नहीं कि सब में मिलेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखे? आगे लिखिए। एमएसएमई, नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार चक्र को रोकने में भी सहायक होता है। व्यापार चक्र को रोकने में सहायक होता है। इसलिए आगे बढ़े, बस आगे बढ़ जाए। अब कैसे सहायक है कोई नहीं पूछेगा, और पूछ रहे थे। अच्छा देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पूंजी बहुत होती है, तो वो प्रोडक्शन करते हैं, बेचते हैं माल या सेवा जो भी हो, बेचते हैं, और प्रॉफिट लोगों का उसके पास चला जाता है। तो जाते 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 क्या होता है, कुछ ऐसे लोगों का समूह हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जिनके पास अधिकांश धन ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। और जो उनका प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं उनकी परचेसिंग पावर बहुत ही कम, 0 तक पहुंच जाती है। समझ में आई बात? टाटा ने कुदाल बनाया, वॉशिंग पाउडर बनाया, तो खरीदेगा कौन? हाँ, खरीदेगा कौन? कितने टाटा लोग हैं? अंबानी है, टाटा का माल अंबानी खरीद के रह जाएगा? अंबानी का माल टाटा खरीद नहीं ना, आम लोग ही खरीदते हैं ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूंजीपति उद्योगपति धीरे धीरे तगड़े होते जाते हैं और आम लोग पतले होते जाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब ये लोग प्रोडक्शन करते हैं लेकिन खरीदने वाला नहीं होता है, या बिकता है तो बहुत कम बिकता है। समझ आई बात? तब कहते हैं कि मांग में कमी आ गई, यानी मंदी आ गई। क्या आ गई? मंदी। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आम लोगों के परचेजिंग पावर या मांग शक्ति जो है उसको बढ़ाए रखा जाए। उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो आम लोगों की जो मांग शक्ति है या क्रय शक्ति वो धीरे धीरे कम होती जाती है। परिणामतः जो उद्योगपति पूंजीपति प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन बिकता नहीं है, कम बिकता है। तो उनका माल क्या है? गोडाउन में पड़ा रहने लगता है। पर अब उनको लगता है कि नहीं बिकता है तो छटनी किया जाए, तो लोगों की छटनी शुरू करते हैं। नहीं समझे? बैठा कर नहीं ना देंगे, अब बिक नहीं रहा है, छटनी शुरू करते हैं। तो जो छट के गए उनकी भी क्रय शक्ति कम हुई, तो धीरे धीरे मांग कम होता जाता है। ये क्या हो गया? मंदी का दौर आ जाता है। मंदी का दौर आ जाता है। और फिर धीरे 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 सरकारी प्रयास से, पूंजीपतियों की समझदारी से, ठीक है, थोड़ा बहुत साम्यवादी लक्षण अपनाने से आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाती है। ठीक है, सरकार पैकेज देती है पूंजीपतियों को भी, आम लोगों को भी, तो आम लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है। तो धीरे धीरे फिर तेजी आने लगती है, फिर तेजी आने लगती है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। पूंजीपतियों को जब समझ में आती है कि क्या कहते हैं, आम लोगों से उतना पैसा नहीं लिया जाए कि उसके पास क्रय शक्ति नहीं बचे। ठीक है, जब यह समझ में आ जाती है तब फिर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने लगता है, तेजी आने लगती है। क्लियर है? तो तेजी और मंदी का दौर चलते रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्या? तेजी और मंदी का दौर। ये लाने वाला कौन होता है? बृहत उद्योग। आम लोग कैसे लाएगा? आम लोग का ये पॉकेट ये कौन कम कर देता है? बड़े उद्योग ना, बड़े पूंजीपति कम कर देते हैं अपने प्रोडक्ट का माल बढ़ा करके। पहले तो आदत लगा देगा, उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदिएगा 1000 रुपये का, वो क्या कहते हैं, मुंह में लगाने वाला क्या होता है,
जो भी चीज 1000 रुपया का नहीं खरीदिएगा तो पाउच देगा 1 रुपया का लगाने के लिए, आदत लगाएगा और उसके बाद आप खरीदिएगा। तो धीरे धीरे आपकी परचेजिंग पावर क्या होती है, कम होती जाती है, वो मोटा होता जाता है। तो मोटा होता जाता है, उसका प्रोडक्शन पावर बढ़ते जाता है, आई हर परचेजिंग पावर कम होते जाता है। तो ये बैलेंस जो बिगड़ता है तो क्या हुआ, प्रोडक्शन उसका एक समय ऐसा आता है, प्रोडक्शन पड़ा हुआ है गोडाउन में, खरीदने वाला कोई नहीं, या हाई तो बहुत कम है, तो कहा जाता है मांग में कमी आ गई और मार्केट में मंदी छा गया है। ठीक है, तब पूंजीपति लोग, उद्योगपति, सरकार सब मिलकर लोगों को रोजगार देते हैं, सब्सिडी देते हैं, पैकेज देते हैं, फिर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है, इधर भी कीमत कम किया जाता है, फिर धीरे धीरे तेजी आती है। तो ये या केंद्रीय बैंक जो है उसमें कूद पड़ता है, वो लोगों को देता है लोन लो, मंदी आएगा तो क्या करेगा, ब्याज दर क्या कर देगा, कम कर देगा, लो 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 लो। ठीक है, परचेजिंग पावर बढ़ गया और उद्योगपतियों पूंजीपतियों का माल बिक्री लगा, तेजी आ गई, और फिर देखा कि खूब बिक रहा है तो ब्याज दर बढ़ा दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि आरबीआई के करने या न करने से मंदी तेजी आती है, वो आरबीआई के दिमाग से भी बाहर है। पूरे दुनिया के जितने सेंट्रल बैंक्स हैं उनके दिमाग से बाहर की बात है। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है कि मंदी आएगी या तेजी, हो जाए बात, सटीक अनुमान कोई नहीं। अगर अनुमान लगाना होता सटीक लगाने की क्षमता होती इकोनॉमिस्ट में या सेंट्रल बैंक्स में या सरकारों में, तो 1929 की आर्थिक मंदी नहीं आती, 2008 की आर्थिक मंदी नहीं आती। 1929 की आर्थिक मंदी पूरी दुनिया को त्रस्त कर दिया। कहा जाता है आर्थिक मंदी न आती तो हिटलर पैदा नहीं लेता, हिटलर का ये आगे नहीं बढ़ता और विश्व युद्ध नहीं होता। तो ये है व्यापार चक्र, समझ गए ना। तो व्यापार चक्र का मेन का जो ये प्रॉब्लम है, ये खड़ा करता है जनरली कौन, बृहत उद्योग, एमएसएमई। नहीं समझे, एमएसएमई बैलेंस रखता है ना, क्योंकि ये लोकल पूंजी, लोकल उद्यम का इस्तेमाल करता है, तो वो बैलेंस रखता है। एमएसएमई का लाभ सब तक पहुंचते रहता है, समझ में आई बात। बृहत उद्योग में क्या है, प्रेमचंद के शब्दों में, कोई 100 आदमी दुबला होता है तब एक आदमी मोटा होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा होता जाएगा, दुबला दुबला, तो मोटा का भार कौन उठाएगा, क्लियर है। तो एमएसएमई से ये जो है व्यापार चक्र को रोकने में मदद मिलती है। देखिए लिख लिए। हाँ, उसके बाद ये भी लिखिए, आप बृहत उद्योग, पहले ये मैंने पहले ही कह दिया था, समझा चुका हूं कि बृहत उद्योग का विकास अगर होना है तो एमएसएमई से ही होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई ट्रैक्टर बनाता है, कोई प्लेन बनाता है, कोई कुछ भी बनाता है बड़ा चीज, तो उसको छोटे छोटे उपकरण कौन देगा, एमएसएमई देगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, बृहत उद्योगों को छोटे छोटे उपकरणों, कल पुर्जों की आपूर्ति की दृष्टि से भी एमएसएमई महत्वपूर्ण है। एमएसएमई महत्वपूर्ण है। और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका एमएसएमई बढ़िया से उपयोग करते हैं और पर्यावरणीय समस्या कम खड़ा करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से कौन उपयुक्त है, एमएसएमई। अब बड़े उद्योग जहां भी है वहां देखिएगा आप, दूर से ही दिखाई पड़ेगा काला बादल छाया हुआ है, हो जाए बात। तो सतत विकास के दृष्टिकोण से भी, सतत विकास मतलब विनाश के बगैर विकास, विनाश के बगैर विकास, विकास ऐसा हो जो पारिस्थितिकीय तंत्र को असंतुलित न करे, क्षति न पहुंचाए। ठीक है, विकास ऐसा हो जो विनाश न लाए, ऐसा ना हो जो विनाश लाए।
ठीक है, तो सतत विकास की दृष्टि से भी कौन उपयुक्त है? एमएसएमई। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत ही कम होती है। देखिए, सतत विकास की दृष्टि से एमएसएमई काफी उपयुक्त है। क्योंकि इनसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग तो होता ही है, प्रभावशाली उपयोग तो होता ही है, साथ ही पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय अक्षुण्णता, अखंडता, अक्षुण्णता मतलब समझे ना, उसको नुकसान नहीं पहुंचता है। अक्षुण्णता पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय अक्षुण्णता बनी रहती है। ठीक है, और बाहरी झटकों या बहुत सारे झटके ऐसे हैं जिसकी हम कल्पना नहीं करते हैं, तो बचाएगा कौन? ठीक है, जब हम लोग आदी हो गए थे बाहरी प्रोडक्ट का, लॉकडाउन लग गया, न इधर से जाएगा कुछ ना उधर से आएगा, तब लोकल एमएसएमई सब कुछ दिया ना, दवा दिया, दूध दिया, सब्जी भी पहुंचा दिया, ठीक है, मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया, कौन काम आया? एमएसएमई। चलिए उसके बाद लिखिए, ये समावेशी विकास की दृष्टि से भी एमएसएमई काफी उपयुक्त है। ठीक है, समावेशी विकास की दृष्टि से भी एमएसएमई काफी उपयुक्त है। कैसे? समावेशी विकास का मतलब क्या है, ये समझिए। सबका साथ सबका विकास मतलब, इसकी सटीक परिभाषा यह है कि विकास के दायरे से वंचित या विकास के लाभ से वंचित लोगों, समूहों, क्षेत्रकों को विकास के दायरे में शामिल करना। तो जनरली जो विकास होता है कहीं पर, तो कौन पीछे छूट जाता है? जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग, वो पीछे छूट जाते हैं, और गांव के लोग। शहर का विकास होता है, गांव पीछे छूट जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विकास का माहौल कौन देगा? बृहत उद्योग या एमएसएमई? एमएसएमई। वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान में कौन काम आएगा? एमएसएमई। तो समावेशी विकास की दृष्टि से भी एमएसएमई उपयुक्त है। क्लियर है? थोड़ा सबका साथ सबका विकास, ये थोड़ा विवादित नारा है, पता है ना। और सबका साथ सबका विकास में मान लीजिए शेर का भी विकास और हिरण का भी विकास। तो शेर तो जिंदा है किस पर? हिरण खा करके ना। तो शेर को और हिरण मिलेगा, हिरण के सामने और ज्यादा शेर होगा, तो तब हिरण का कैसे विकास होगा? हिरण के विकास के लिए जरूरी क्या है? शेर एक ही रहे, एक से ज्यादा हो जाए, या उसका पेट 10 हिरण खाने वाला हो जाए,
तब क्या प्रॉब्लम होगा ना। हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये थोड़ा सा, ठीक है। सर्वोदय, सबका उदय, तो उसमें अपराधी भी है, चोर भी है, डकैत भी, करप्ट भी है, ईमानदार भी है, निष्ठावान भी है, चरित्रवान भी है। यह सबका साथ और सर्वोदय की जो कल्पना है उसे थोड़ा सा कमी है ना। नहीं समझ में आई बात? बिना लाग लपेट के सोचिए तब। सर्वोदय मतलब क्या? सबका उदय। तो सबका उदय में क्या? जितने लोग हैं सबका उदय। लंपट का भी उदय, और जो लंपट नहीं है उसका भी उदय। ठीक है। चलिए, क्या लिखे? हाँ, तुम्हारा भी उदय होगा। जो लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ घूमते हैं उसका भी उदय है, और जो रूम में बैठकर पढ़ता है उसका भी उदय है। ये है सर्वोदय। चलिए, इसके लिए समावेशी विकास की दृष्टि से भी एमएसएमई काफी उपयुक्त है। एमएसएमई द्वारा ग्रामीण निवासियों विशेषकर वंचित सामाजिक समूहों के लोगों को काम खोजने का अवसर देकर प्रोत्साहित किया जाता है। खोजने का अवसर देकर प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग खादी और ग्रामोद्योग कई महिलाओं को रोजगार देते हैं और उन्हें प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति मामूली निवेश की जरूरत होती है। लिख लिए? आगे लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, बृहत उद्योगों की तुलना में अपेक्षाकृत कम तालाबंदी, हड़ताल, तालाबंदी, मजदूरों ने ताला लगा देता है, हड़ताल कर देता है। तालाबंदी, हड़ताल आदि की स्थिति होती है। अर्थात औद्योगिक शांति की दृष्टि से भी एमएसएमई उपयुक्त है। औद्योगिक शांति की दृष्टि से भी एमएसएमई उपयुक्त है। ठीक है।
और ये देश की राजनीति को बड़े उद्योगपति प्रभावित कर सकते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, करते भी हैं। एमएसएमई प्रभावित नहीं करता है। एमएसएमई की पूंजी बहुत कम होती है ना, तो वो उतना प्रभावित नहीं कर पाता है, असरदार जिसका असर पड़े। ठीक है, तो राजनीति को धन के दबाव से मुक्त रखने की दृष्टि से भी कौन, एमएसएमई उपयुक्त। लिखिए, देश की राजनीति को धन के दबाव धन के दबाव से मुक्त रखने की दृष्टि से भी एमएसएमई उपयुक्त है। ठीक है, और अंत में आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से तो बता ही चुके हैं, जो चीज भी हम उपयोग करते हैं, आत्मनिर्भरता का मतलब क्या, हम उन्हीं चीजों का उपयोग करें जो चीजें हमें लोकल लेवल पे उपलब्ध हो, उन्हें हमें मंगाना नहीं पड़े। दुनिया हमारे माल का खपत करे, हम बाहरी माल का खपत ना करें। ठीक है, हम जिन चीजों का उपयोग करें वो स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो। आत्मनिर्भरता का मतलब यही हुआ ना। ठीक है, हमारा जीवन अपने ही स्रोतों पर निर्भर हो, अपने द्वारा उत्पादित मालों सेवाओं के उपयोग पर निर्भर हो, ये आत्मनिर्भरता है। और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान, मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया को अगर ये सफल होना है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल होना है, तो एमएसएमई। ठीक है, क्या लिखे दृष्टि से मेक इन इंडिया को सफल बनाने की दृष्टि से एमएसएमई उपयुक्त है। तो क्या हो गया, कुल मिलाकर समावेशी एवं सतत विकास तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से एमएसएमई उपयुक्त है। पहले लास्ट में कंक्लूड कर दिए, कुल मिलाकर समावेशी एवं सतत विकास के लिए तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एमएसएमई काफी महत्वपूर्ण है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राणवायु की तरह है। रीढ़ की हड्डी के तरह है। रीढ़ की हड्डी समझते ना, रीढ़ की हड्डी का क्या रोल है, मतलब जनरल रोल, सीधा खड़ा, नहीं तो खड़े नहीं रह पाएगा। तो रीढ़ की हड्डी की तरह है। ये अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे,
एमएसएमई की भूमिका क्या है, क्या योगदान है, क्या महत्व है, ठीक है। और उससे पहले आपने पढ़ा एमएसएमई की परिभाषा। ये 2 डायमेंशन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एमएसएमई के सामने क्या समस्याएं होती हैं, क्या चैलेंजेज होती हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। और फिर वो डायमेंशन खत्म होगा तो फिर सरकार क्या कर रही है, ठीक है। चुनौतियां तो बहुत होती है। विजय माल्या को जितना धन मिला एमएसएमई को मिल जाएगा, और विजय माल्या आराम से चला भी जाएगा। एमएसएमई वाला कोई ऐसा किया तो वो जा नहीं पाएगा। तो सबसे पहली कमी तो यही है, ठीक है। सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से धन उपलब्ध ना होना चाहिए। ब्रेक चाहिए ना, लग रहा है, ठीक है। भाव भंगिमा से लग रहा है कि आप लोग ब्रेक में जाना चाहते हैं। ठीक है, ब्रेक देते हैं 15 मिनट का, फिर